हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जेट और सीयूटी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, अपनी बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसके अंदर अपने बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। अपनों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, बायोटेक के क्वेश्चन किए, आज अपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बोले तो मानव रोग से संबंधित जितने भी रोग हैं उनसे संबंधित अपने क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से प्यार दे रहे हैं एंड आपके एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, आपके केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन चल रहे हैं। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज किया करो और उसका अलग से एक नोटबुक लगा लो, जिसके अंदर आप सारे क्वेश्चंस एक फॉर्मेट के अंदर लिख पाओ और आपको आगे कम जब आपका जेट और सीयूटी का एग्जाम आए तब आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाओ मल्टीपल टाइम। कहते हैं ना कि अगर आप एक बुक को 100 बार पढ़ लो तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, जैसे कि आप 100 बुकें पढ़ोगे, क्योंकि 100 बुकें पढ़ोगे तो उसका आपको जो नॉलेज है वो भी नहीं मिलेगा और आप बीच में अटके रह जाएगा। और यही आप एक बुक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप जरूर एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। चलिए अपने शुरू करते हैं, आज अपने नए चैप्टर को, नई शुरुआत करते हैं अपने बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का। 7 नंबर आपका लेक्चर है। शुरू करने से पहले फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जरूर वीडियो को शेयर किया करो, ताकि उनको भी पता चले कि अपने ये सीरीज चल रही है और वो भी इस सीरीज का बेनिफिट उठा पाए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आप जेट और सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं हम सभी के साथ जुड़कर, तो हमारा ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, ऑनलाइन बैच भी चल रहा है। उसके अंदर आप इनरोल कर सकते हैं और उसी के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिलेगा, आपका कृषि प्रवेशक का बैच एकदम फ्री मिलेगा कि आप अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी भी हम सभी के साथ जुड़कर कर सकते हैं एकदम फ्री। अगर आप जेट और सीयूटी का बैच लेते हैं तो उसके अंदर आपको आपके एग्रीकल्चर बायो का बैच एकदम फ्री मिलता है, सॉरी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बैच आपको एकदम फ्री मिलता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उससे पहले आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, तब मैं फर्स्ट क्वेश्चन को आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए फटाफट से कर दो भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन अब रीड करो आप सभी। क्या दिया है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, आपको क्या पूछा है, एंटीबॉडी में होती है, आपको एंटीबॉडी के बारे में पूछा गया है कि उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है। आप स्ट्रक्चर याद करिए और बताइए। सबसे पहले आप यही बता दो कि एंटीबॉडी होती क्या है। एंटीबॉडी बताओ, फटाफट से याद करो और बताओ मुझे एंटीबॉडी क्या होती है, क्या बताया था एंटीबॉडी के लिए आपको। फटाफट से बताओ भाई, एंटीबॉडी के लिए बताओ मुझे क्या होती है एंटीबॉडी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं। अपनी नोटबुक खोल के बैठ जाओ, ठीक है, नोटबुक ओपन कर लो और उसके अंदर साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, ताकि आपको पता चले कि ये टॉपिक है और ये हमको एक्स्ट्रा चीजें इसमें से मिली है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी आप मार्क कर लो अपने। चलो शुरू करते हैं। एंटीबॉडी की अपने बात करते हैं। सबसे पहले अपने किसकी बात करें, एंटीबॉडी बोले तो अपने प्रतिरक्षी की बात करें। किसकी बात करें, प्रतिरक्षी की बात करें। उससे पहले आप प्रतिरक्षा समझिए कि प्रतिरक्षा क्या होता है। क्या समझेंगे, प्रतिरक्षा क्या होता है। देखो जब भी अपने बात करें प्रतिरक्षा की, बोले तो इम्यूनिटी की अगर अपने बात करते हैं तो उसका मीनिंग ही क्या है। जब अपने बात करें कि मान लो अगर अपनी बॉडी के ऊपर किसी भी रोग कारक ने, किसने, किसी भी रोग कारक, या आप इसको रोगजनक भी बोल सकते हैं, जनक भी बोल सकते हैं, या आप इसको पैथोजन भी बोल सकते हैं। पैथोजन ने आपकी बॉडी के ऊपर हमला किया है। क्या किया है, आपकी बॉडी के ऊपर हमला किया है, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी बॉडी है, ठीक है, किसी की बॉडी पे क्या किया है, किसी पैथोजन ने, किसी रोग कारक ने हमला किया है। अब आपकी बॉडी क्या करेगी, उस पैथोजन को मारने के लिए आपकी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है। कौन काम करेगा इनको खत्म करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए कौन काम करेगा, आपका प्रतिरक्षा तंत्र। कौन करेगा हेल्प, प्रतिरक्षा तंत्र करेगा। उससे क्या बनेगी, प्रतिरक्षी बनेगी। क्या बनेगी, प्रतिरक्षी बनेगी, जो क्या है आपकी एंटीबॉडी है। क्या है, आपकी एंटीबॉडी है। इसके लिए पूछा है कि ये कैसे है। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, इसकी 2 हल्की पेप्टाइड श्रृंखला, 2 भारी पेप्टाइड श्रृंखला। अब अपने क्या समझते हैं, इसकी स्ट्रक्चर समझिए। देखिए इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है मेनली। इसकी अपने स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए ऐसे वाई शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है।
देखिए इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। देखो अपने इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना तो अपने क्या जानेंगे कि इसके अंदर क्या होती है, दो तो ये जो दो है ये दो तो क्या है, लघु श्रृंखला है। क्या है, लघु श्रृंखला है। इसमें दो तो क्या होती है, लघु श्रृंखला होती है, और दो क्या होती है इसकी, दीर्घ श्रृंखला होती है। क्या होती है, दो दीर्घ श्रृंखला होती है। क्लियर। देखो ये एक प्रतिरक्षी की संरचना है, किसकी है, प्रतिरक्षी की संरचना है। उसमें क्या होती है, दो तो लघु श्रृंखला होती है और दो ही क्या होती है, दीर्घ श्रृंखला होती है। इसको आप H2L2 से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, H2L2 से लिखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है कि एंटीबॉडी होती है, इसमें दो पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है और दो क्या होती है, भारी पेप्टाइड की। दो तो हल्की और दो भारी, क्या है, पेप्टाइड। किसकी बनी हुई है, ये पेप्टाइड की बनी हुई है, अमीनो एसिड की ये बनी हुई होती है। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ आपका, सही हुआ। क्या इसमें दो हल्की होती है और एक भारी होती है, नहीं, दोनों ही क्या होती है, एक दो हल्की और दो भारी। एक हल्की एक भारी, नहीं जी, एक हल्की दो भारी, नहीं जी। इसमें क्या होता है, दो तो क्या होती है इसकी, दो तो हल्की बोले तो लघु श्रृंखलाएं होंगी और दो क्या होगी, भारी होगी। दो क्या होगी, भारी श्रृंखला। इस प्रकार से ये होती है, दो हल्की दो भारी पेप्टाइड श्रृंखलाएं होते हैं। तो ए और नंबर ऑप्शन क्या जाता है अपना, यहाँ सही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है आपको, एलर्जन के विरुद्ध सबसे अधिक मात्रा में द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अगेंस्ट द एलर्जेंस। ये क्या पूछा गया है, कि आपको पूछा है कि कौन सी एंटीबॉडी बनेगी आपके एलर्जन के लिए। यहाँ हिंदी में अगर देखें तो अपने को क्या बोला गया है, एलर्जन के खिलाफ, कि एलर्जन के विरुद्ध अधिक मात्रा में बनने उत्पादित होने वाली एंटीबॉडी पूछा है कि एलर्जन क्या होते हैं। पहले तो यही जान लो एलर्जन क्या होते हैं, बताओ एलर्जन क्या होते हैं, एलर्जी बताओ, एलर्जी, एलर्जी के लिए बताओ। एलर्जी किससे होती है आपको, मिट्टी से हो सकती है। किससे होती है एलर्जी अपनों को, मिट्टी से हो सकती है, ठीक है, पराग कणों से हो सकती है, कई प्रकार की एलर्जी हो सकती है। और एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको लगातार छींकी आएगी, आपकी आंखों से पानी बहेगा, खांसी हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, एलर्जी के सिम्टम्स है। एलर्जी मिट्टी परागकणों से हो सकती है और लगातार क्या आती है, छींकी आती है, आंखों से पानी आता है, लगातार नाक बहती रहती है। अब जिनसे एलर्जी पैदा होती है ना, उनको एलर्जन बोलते हैं। किनको बोलते हैं, एलर्जन, जिनसे एलर्जी पैदा, उसको एलर्जन बोलते हैं। अब इन एलर्जन के लिए, मतलब मिट्टी के लिए, परागकणों के लिए, इनको ठीक करने के लिए कौन सी एंटीबॉडी जो है आपकी बॉडी के अंदर बनेगी अधिक मात्रा में। क्या आपके IgE बनती है, क्या IgA बनती है, क्या IgG बनती है, क्या IgM बनती है, बताइए कौन सी बनती है, फटाफट बताइए कौन सी बनती है। कैसे याद रखोगे, एलर्जी, एलर्जी ऐसे नहीं, एलर्जी, एलर्जी, तो कौन सी बनती है, IgE बनती है। कौन सी बनती है, IgE बनती है। कौन सी बनती है एलर्जी के लिए, IgE। IgE माँ का जो दूध होता है ना, जो स्टार्टिंग डेज में एक मदर अपने बच्चे को पिलाती है, ठीक है, जिसको कोलोस्ट्रम बोला जाता है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में IgA पाई जाती है। क्या पाई जाती है, IgA पाई जाती है। और IgG और IgM ये किस टाइम बनती है, प्रतिरक्षा के लिए बनती है आपकी बॉडी में। किसी रोगाणु अगर आपकी बॉडी में आ चुका है तो उसकी प्रतिरक्षा के लिए बनती है। तो क्या होती है, IgA किसके लिए बनेगी, एलर्जन के लिए बनेगी। क्लियर। सेकंड का ऑप्शन कौन सा आता है आपका, फर्स्ट, ए आंसर इसका रहता है। क्लियर हुआ, दोनों ऑप्शन समझे, बताओ फटाफट बताओ, मुझे समझ आया या नहीं आया, आपको बता दो, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। देखो अब अपने 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, एक रोगजनक के प्रथम बार आक्रमण से उत्पन्न अनुक्रिया होती है। क्या बोला है कि एक रोगजनक के प्रथम बार आक्रमण से उत्पन्न अनुक्रिया, कि अगर मान लो कोई एक रोगजनक है, देखिए ये किसी की बॉडी है, ठीक है, ये कोई होस्ट सेल मान, ठीक है, इस पर क्या किया है, किसी रोगजनक ने
हमला किया है, ठीक है, किसी रोगजनक ने किसी होस्ट पर हमला किया है। पूछा है कि प्रथम बार जो फर्स्ट आक्रमण से उत्पन्न अनुक्रिया, जो अब ये जो अनुक्रिया करेगी ये सेल इस प्रथम आक्रमण के लिए, ये किस प्रकार की होगी। देखो अगर अपने बात करें, सबसे पहले अगर अपनों को कोई भी बैक्टीरिया अगर अपने बॉडी के अंदर आता है, अपनों को, ठीक है, संक्रमित करता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अपनी बॉडी कुछ अनुक्रिया करती है। अब जो स्टार्टिंग में होगी तो उसको क्या किया जाएगा, पहचाना जाएगा कि कौन सा रोग कारक आया है, ठीक है, उसके लिए हमें कौन सी एंटीबॉडी बनानी है। तो क्या की जाती है, पहले पहचान की जाती है और आराम आराम से उसका इलाज किया जाता है। तो ये क्या होती है, आपकी निम्न तीव्रता की होती है। क्या उच्च तीव्रता की होती है, नहीं जी। क्या निम्न तीव्रता की होती है, क्या मध्य तीव्रता की, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई तो नहीं आएगा, मध्य भी नहीं आएगा, तो क्या होती है, ये निम्न तीव्रता की होती है। क्योंकि फर्स्ट टाइम आक्रमण हुआ है ना, तो टाइम लगेगा उसको समझने के लिए कि कौन सा रोग कारक आया है और उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। अब अपने बात करें अगर उच्च तीव्रता की, उच्च तीव्रता की बात करें तो ये अगर समान रोग कारक का अगर हमला होगा ना, तो ये क्या होती है, उच्च तीव्रता की। अगर दूसरी बार समान रोग कारक का, कब बोला है, दूसरी बार, अगर दूसरी बार सेम रोग कारक का हमला होगा तब उच्च तीव्रता की होगी। और इसके अंदर आंसर क्या आएगा, आपका बी आएगा, क्योंकि निम्न तीव्रता की है तो फर्स्ट टाइम होगा तो निम्न तीव्रता की होगा। दूसरी बार सेम रोग कारक ने हमला किया तो आप उच्च तीव्रता से उससे लड़ पाते हो, ठीक है। अब देखो मान लो कि मैं हूं, ठीक है, आप हो, मैंने अगर किसी का थप्पड़ मारा तो पहले तो वो समझेगा कि क्यों मारा, किस लिए मारा, क्या रीजन था। अब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा भी थोड़े टाइम के बाद करेगा, आराम आराम से करेगा, ठीक है। अब मान लो मैं दूसरी बार सेम उसको थप्पड़ लगाने जाती हूँ तो हाथ पकड़ लेगा, क्यों मारा, किस लिए मारा, गलती बताओ। अब क्वेश्चंस पुट करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, अगर फर्स्ट टाइम होता है तो निम्न तीव्रता से रिस्पॉन्स होता है, अगर दूसरी बार सेम रोग कारक हमला करता है तो वो उच्च तीव्रता से उसकी तरफ क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। बताओ थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं आया, बताओ फटाफट बताओ। थर्ड नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन अपने देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन अपनों को क्या दिया है, प्लीहा से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और गलत कथन का चयन करें। कि अब आपको प्लीहा के लिए बताना है, उसके लिए गलत कथन बताना है कि कौन सा है। तो सबसे पहले प्लीहा ही बता दो, क्या है प्लीहा। प्लीहा बोले तो स्प्लीन क्या है, बताओ फटाफट से बताओ मुझे, प्लीहा के लिए बताओ भाई, प्लीहा के लिए बताइए, फटाफट से बताइए प्लीहा क्या है, क्या काम करती है प्लीहा, फटाफट से बताओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे आंसर का, जल्दी मुझे आंसर दो, फटाफट बताओ प्लीहा के लिए बताओ भाई, बताओ 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 फटाफट आंसर करो। नहीं पता, चलो मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो प्लीहा की जब अपने बात करेंगे ना तो ये सेम के आकार का, सेम का बीज होता है, उसके आकार का क्या होता है, ये प्लीहा होता है, ठीक है, छोटा सा ऑर्गन है। फिर अगर दूसरी बात करें ना तो इसका काम क्या होता है कि मेनली अगर मान लो कि कोई भी रक्त है, रक्त के अंदर कोई जीवाणु आ चुका है, चाहे कोई आरबीसी मरी हुई है, तो उस रक्त को फिल्टर भी कौन करेगा, प्लीहा करेगा, रक्त का निस्संदन करने में हेल्प करता है। दूसरा अगर मान लो कोई भी आरबीसी है, उसका जीवन काल 120 दिन का होता है, अब अगर उसकी मृत्यु होगी तो वो कहाँ जाके मरेगी, प्लीहा में मरेगी। तो इसको क्या बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको बोल दिया जाता है। और ब्लड का फिल्ट्रेशन में भी हेल्प कर देता है, अगर ब्लड कहीं स्टोर होगा तो वो प्लीहा बोलते हैं, कि प्लीहा को ब्लड बैंक भी बोला जाता है कई बार। देखो प्लीहा एक बड़ा सेम के दाने के समान अंग है जिसमें मुख्यतः लिम्फोसाइट और फैगोसाइट होती है, जिसमें मुख्यतः क्या होता है, देखिए प्लीहा के लिए सुनिए आप, प्लीहा के लिए क्या बोला है आपको, बोला है कि ये सेम के दाने के आकार होती है, हाँ जी ये सही हुआ, जिसमें मुख्यतः लिम्फोसाइट, इसमें क्या होती है, लिम्फोसाइट सेल्स होती है जो परिपक्वन होने के बाद यहाँ आकर रहती है, ताकि उसको किसी प्रतिजन से सामना करना होगा तो प्लीहा उसको भेजेगी। और फैगोसाइट्स, मतलब फैगोसाइट्स भी सेल किसके अंदर होगी, प्लीहा के अंदर होगी, हाँ जी ये ऑप्शन आपका सही है। प्लीहा एरिथ्रोसाइट का बड़ा भंडारण है। क्यों है एरिथ्रोसाइट का, क्योंकि जितनी भी एरिथ्रोसाइट बोले तो एरिथ्रोसाइट क्या होती है, आरबीसी होती है, एरिथ्रोसाइट क्या होती है, आरबीसी होती है। कि एरिथ्रोसाइट जितनी भी मरेगी जाके कहाँ मरेगी, आरबीसी में, तो वो वहां क्या होती है, स्टोर होती है, तो बड़ा भंडारण भी है प्लीहा, जी ये भी सही है। प्लीहा एक प्राथमिक लसीकाम अंग है, बताओ क्या ये प्राथमिक लसीकाम अंग है क्या, बताओ एक्सप्लेन करो, बढ़ाया हुआ है बताओ। नहीं जी ये प्राथमिक नहीं है, ये प्राथमिक नहीं है, ये द्वितीयक लसीकाम अंग है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब प्राथमिक के अगर उदाहरण पूछ लिया आपसे कि प्राथमिक लसीकाम अंग के उदाहरण बता दो तो क्या होगा,
अस्थि मज्जा होगा, क्या होगा, अस्थि मज्जा होगा। वह और क्या होगा आपका, थाइमस होगा, क्या होगा आपका, थाइमस होगा, क्या होगा, थाइमस। थाइमस के लिए कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कैसे ग्रंथि का नाम बताइए जो उम्र बढ़ने के साथ घटती है। मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा जो है ना, उसमें तो इसका जो आकार है, थाइमस का जो आकार है, आकार ये बड़ा होता है, और यही अगर आप किसी वृद्ध की बात कर लेंगे तो उसमें जो इसका आकार है ना, आकार ये छोटा होता है। अब थाइमस के लिए आपको बोला है कि थाइमस क्या है आपका, अस्थि मज्जा, और थाइमस क्या है आपके प्राथमिक लसिकाम अंग है। बच्चे के अंदर तो ये इसका आकार बड़ा होगा, जैसे जैसे वृद्ध होंगे वैसे वैसे थाइमस का आकार क्या होगा, घटता जाएगा। और ये क्या करती है, प्रतिरक्षा करती है, प्रतिरक्षा में हेल्प करती है। और ये पाई कहाँ जाती है थाइमस, बताओ कहाँ पाई जाती है, जो आपकी उरो अस्थि होती है, उरो अस्थि जो होती है, बोले तो जो स्टर्नम जो आपकी हड्डी पाई जाती है उसके पीछे वाले स्थान पर क्या पाई जाती है, थाइमस पाई जाती है। प्लीहा रक्त जनित सूक्ष्म जीवों को पकड़कर एक निस्यंदन की भांति काम करता है। जी ये भी आपको बताया था, ये निस्यंदन की भांति क्या करता है, काम करता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ गलत है, आपका थर्ड नंबर क्या है, यहाँ गलत ऑप्शन है। गलत कथन का चयन आपने बता दिया कि कौन सा है, आपका थर्ड नंबर है। समझ आया या नहीं आया, नोट कर लो सारे पॉइंटों को अच्छे से। थाइमस के लिए नोट कर लो, प्राथमिक लसिकाम अंग नोट कर लो, और ये भी नोट कर लो कि इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। सारे क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है, सारे नोट कर लो, ठीक है। ऐसी ग्रंथि जो एज बढ़ने के साथ साथ आकार उसका घटता जाता है वो थाइमस है। अस्थि मज्जा के लिए नोट कर लो, इसमें रक्त का निर्माण होता है। कर लिया नोट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रतिरक्षा तंत्र का अवयव अपनी संबंधित भूमिका से सही मेल नहीं खाता। कि पूछा है कि प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर कोई अवयव है वो अपनी संबंधित भूमिका से अच्छा मेल नहीं खाता है। सारे ऑप्शंस पढ़ो फिर आपको समझ आएगा। चलो फटाफट से रीड करो इसको, फटाफट से रीड कर लो। चलो फिर मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से रीड करो। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे, करो करो रीड करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो अब मैं बताती हूँ। इंटरफेरोन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा आपको, इंटरफेरोन पूछा है। वायरस संक्रमित कोशिकाओं से स्रावित होता है। पहला क्वेश्चन क्या आपको पहले ऑप्शन के अंदर क्या बोला है कि इंटरफेरोन है जो वायरस से संक्रमित कोशिका होगी ना, वो किसका स्रावन करेगी, वो किसका स्रावन करेगी बताओ, इंटरफेरोन का करेगी। किसका करेगी, इंटरफेरोन का करेगी। और असंक्रमित कोशिकाओं को संक्रमण से रोकते हैं। और ये इंटरफेरोन क्या करेगा, जो असंक्रमित कोशिका होगी, क्या होगी, असंक्रमित, जो असंक्रमित कोशिका होगी ना उसको बचाएगा इससे कि वो संक्रमण आगे उनका भी ना हो जाए वायरस से। तो उसके लिए ये एंटी वायरल क्या करता है, पदार्थ स्रावित करता है ताकि आगे भी संक्रमण ना हो पाए। तो पहले तो क्वेश्चन क्या कि इंटरफेरोन किससे स्रावित होता है, वायरस संक्रमित कोशिका से होता है। और ये किसको रोकता है, असंक्रमित कोशिका जो है उसको बचाता है आगे संक्रमण होने से। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ आपका, सही हुआ। ए नंबर आपका सही है। आपको क्या बताना है, मेल नहीं खाना, मतलब गलत बताना है। बी लिम्फोसाइट रक्त में पैथोजन की प्रतिक्रिया सर्वरूप एंटीबॉडी उत्पन्न करती है जो उससे लड़ सके। क्या बोला है, बी लिम्फोसाइट बोला है। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपने, लिम्फोसाइट की बात करें। किसकी बात करें, लिम्फोसाइट की बात करें। ये जो लिम्फोसाइट है ना ये 2 टाइप के हैं, एक तो है बी और दूसरा है टी। कि लिम्फोसाइट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है ये तो क्या करता है, आपकी एंटीबॉडी का स्रावन करता है। किसका स्रावन करता है, एंटीबॉडी का स्रावन करता है। और टी क्या करता है, स्रावन तो नहीं करता है बट इसकी हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है बी की, कि अगर आगे इसको कोई नीड होगी तो उसमें हेल्प कर देगा। तो बी क्या करता है, मुख्य रूप से एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। तो ये क्या हुआ आपका ऑप्शन सही हुआ।
नेक्स्ट देखते हैं मैक्रोफेज, म्यूकस स्रावित करने वाली कोशिकाएं हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल एकदम साफ साफ ही गलत झूठ बोल दिया है कि मैक्रोफेज क्या कर रहे हैं, एकदम साफ ही झूठ दिख रहा है कि मैक्रोफेज क्या कर रहे हैं, म्यूकस स्रावित कर रहे हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कभी। क्यों? क्योंकि मैक्रोफेज कुछ स्रावन थोड़ा नहीं करते हैं, ये तो क्या करते हैं, अगर कोई पैथोजन आया है, कोई पैथोजन आया है, उस पर क्या करते हैं, हमला करते हैं। क्या करते हैं, उस पर हमला करते हैं। और म्यूकस स्रावित कौन करता है, बताओ कौन करता है, बताओ बताओ। म्यूकस कोशिका करती है। कौन करता है, म्यूकस कोशिका करती है, कोशिका करती है, जिसको और क्या बोला जाता है, गोबलेट सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोबलेट सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोबलेट। और ये क्या है, यूनी सेलुलर है। क्या है ये, यूनी सेलुलर है। क्या है ये, यूनी सेलुलर है। इंपॉर्टेंट देखिए, मैक्रोफेज क्या करती है, पैथोजन पर हमला करती है। और म्यूकस स्रावित म्यूकस कोशिका करती है, जो गोबलेट सेल है और यूनिसेलुलर है, जो शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को रोकती है। नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि ठीक है ये रोगाणुओं को रोकती है, बट ये म्यूकस का स्रावन नहीं करती है। IgA की बात आई तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हुआ। IgA लैक्टेशन के आरंभिक दिनों में शिशु को रोगों से बचाने के लिए कोलोस्ट्रम में पाई जाती है। हाँ जी, क्या बोला है, आपको बोला है कि जो IgA प्रतिरक्षी होती है ना, ये लैक्टेशन के आरंभिक दिनों के अंदर जो मदर अपने बच्चे को मिल्क प्रोवाइड कराती है, जिसको कोलोस्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोलोस्ट्रम बोला जाता है, जो हल्के पीले कलर का होता है। उसके अंदर क्या होता है, IgA अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है, कोलोस्ट्रम के अंदर IgA अधिक मात्रा में होता है, जिससे बच्चे को क्या मिलती है, अगर कोई भी रोगाणु वगैरह है उससे बचने में हेल्प मिलती है। और ये किसका उदाहरण है, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का या निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का, बताओ। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा या निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा किसका उदाहरण है, ये बताइए, बताइए फटाफट बताइए, ये किसका उदाहरण है, निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। किसका उदाहरण है, निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का क्या है, ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है, निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का। बताओ सारे पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए। और इसका आंसर क्या आ गया, आपके आंसर क्या आ गया, आपका सी आंसर आ गया, क्योंकि सी क्या है, गलत है यहाँ। बाकी सारे ऑप्शंस आप क्लियर हुए या नहीं हुए, बताओ फटाफट बताओ। सारे ऑप्शंस क्लियर हुए, अच्छे से सारा नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो भाई, अच्छे से नोट कर लो। सारा ऑप्शंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सारे ऑप्शंस नोट कर लो, जो एक्स्ट्रा है वो भी नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए करिए, कर लिया, चले वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर उसके बाद में सारे ऑप्शंस नोट किया करो, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एलर्जी के दौरान निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सक्रिय रूप से भाग लेती है। आपसे पूछा गया है कि जब एलर्जी होगी ना, उस टाइम कौन सी कोशिका सक्रिय रूप से भाग लेगी। क्या बी लिम्फोसाइट लेगी, क्या बी लिम्फोसाइट लेती है, हाँ जी लेती है। क्यों लेती है, क्योंकि ये प्रतिरक्षी का स्रावन करती है। कौन सी प्रतिरक्षी का, IgG या E, किसका करती है, अभी याद कराया था, एलर्जी E से याद रखोगे, IgE का करती है। यकृत कोशिका ये तो बिल्कुल नहीं करेगी। मास्ट कोशिका, हाँ जी ये भी करती है। क्यों करती है, क्योंकि ये किसका स्रावन करती है, हिस्टामाइन का स्रावन करती है। किसका, हिस्टामाइन का, तो ये भी करती है। लाल रक्त कणिकाएं नहीं करती। अब आपको इन दोनों में से जो ज्यादा हेल्प करती है कि एलर्जी के दौरान पूछा गया है कि जब एलर्जी हो रही है उस टाइम कैसे वो एलर्जी करेगी, तो इसका आंसर आएगा आपका सी, मास्ट कोशिका हिस्टामाइन का स्रावन करती है, जो आगे एलर्जी का कारण बनता है कि इससे एलर्जी होगी, ठीक है। बी लिम्फोसाइट जब एलर्जी हो जाएगी उसको ठीक करने के लिए IgE स्रावन करेगी। तो आपका यहाँ सी नंबर ऑप्शन सही जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट कर लिया सभी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट रीड करो और आंसर दो। इसका क्या आंसर आएगा, निम्न में से कौन सी ग्रंथि जन्म के समय आकार में बड़ी होती है परंतु वयस्क के आकार में काफी छोटी हो जाती है। अभी पीछे रिवाइज कराया, बताओ फटाफट क्या आंसर इसका आएगा। कि जब क्या जन्म के समय की बात करोगे तब तो इसका आकार बहुत बड़ा है, और जैसे जैसे वयस्क हो जाओगे इसका आकार क्या होता जाएगा,
छोटा होता जाएगा और उससे प्रतिरक्षा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बताओ फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताओ 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 फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ क्या आंसर आने वाला है इसका। 7 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे, बताइए। तो क्या थायराइड? नहीं जी। क्या एड्रीनल? नहीं जी। थायराइड कहाँ होती है? गर्दन में। एड्रीनल कहाँ होती है? ये आपकी क्या है, किडनी है, उसके ऊपर एड्रीनल होगी। थाइमस ये है, क्या है, थाइमस आपका क्या जाता है, यहाँ आंसर जाता है। और थाइमस होती कहाँ है, ये आपकी श्वास नली आई, फिर आपके दोनों लंग्स बने और यहाँ स्टर्नम बोन आती है रिब्स से जुड़ी हुई, तो उसी के पीछे क्या होती है, आपकी थाइमस होती है। और इसका आकार पहले बड़ा होता है और धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होता जाता है। और जिससे प्रतिरक्षा भी क्या होती जाती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये भी आपका कम काम करने लग जाता है। और जैसे आप सभी को पता भी है, जैसे जैसे वृद्ध होते हैं तो आप हर एक रोगाणु से संक्रमित होते रहते हैं और आपका प्रतिरक्षा तंत्र घट जाता है। प्लीहा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही गया, सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ सही गया। चलो फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो, कर लिया नोट। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो। माल्ट की फुल फॉर्म पूछिए आपसे, माल्ट के लिए बताओ माल्ट क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ माल्ट है क्या, फिर उसकी फुल फॉर्म करो क्या होगी। मसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू? नहीं जी, मसल तो नहीं आएगा। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू? हाँ जी, क्या है ये, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है। म्यूकोसल और लिम्फोइड टिश्यू नहीं जी। मेमोरी? मेमोरी नहीं जी। तो क्या है आपका, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू आया इसका आंसर। और इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हो कि माल जो होता है, जो आपका 50% भाग जो आपका लसिका तंत्र का है ना, यही बनाता है, माल्टी बनाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, फुल फॉर्म नोट कर लेना। और फिर 50%, लगभग 50% भाग जो है आपका ये माल्ट बनाता है लसिका तंत्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताओ। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा। 9 नंबर क्वेश्चन में निम्न कथनों को पढ़ें और सही कथन का चयन करें। किसका चयन करना है आपको, सही कथन का चयन करना है। फटाफट दोनों कथन रीड करो, कथन फर्स्ट रीड करो, फिर कथन नंबर सेकंड रीड करो। फर्स्ट के अंदर क्या दिया है, जब प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं और पर में को पहचानने में असफल हो जाए तो और शरीर की स्वयं की प्रोटीन्स को नष्ट करने लगता है, तब यह स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है। कि क्या बोला है आपको, स्व प्रतिरक्षा रोग बताया। स्व प्रतिरक्षा रोग क्या होता है, देखो अपने अंदर क्या कैपेबिलिटी पाई जाती है कि अपने खुद के अंदर जो प्रोटीन्स है और दूसरों के अंदर बाहर से अगर कोई पैथोजन आया तो अपने को उसको पहचान सकते हैं कि ये बाहर की कोई चीज है, ये अपने अंदर कैपेबिलिटी होती है। बट मान लो कि किसी अनुवांशिक कारण या किसी भी कारण से अपने ये पहचानने में नाकाम हो जाए और अपनी खुद की कोशिका को बाहरी कोई फॉरेन पार्टिकल समझने लग जाए और खुद को ही मारने लग जाए, खुद की कोशिकाओं, खुद के प्रोटीन को नष्ट करने लग जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्व प्रतिरक्षा बोलते हैं। बताओ कथन ए सही है या सही गलत है, बताओ सही है। कथन दूसरा पढ़ो, एडिसंस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्व प्रतिरक्षा का क्या है, उदाहरण है। ये क्या है, स्व प्रतिरक्षा के ये दोनों उदाहरण है या नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और एडिसंस बी रोग क्या है, इन दोनों के उदाहरण है। कथन ए और बी क्या हुआ आपका, सही हुआ। कथन ए और बी क्या हुआ, सही हुआ। अब देखो क्या बोला है, कथन ए और बी दोनों सही है और दूसरा पहले का सही वर्णन है जी, क्योंकि ये क्या है, इसके उदाहरण है। स्व प्रतिरक्षा तंत्र उदाहरण क्या है आपका, एडिसंस है और आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। चलो तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या जाता है, यहाँ सही जाता है। पहला और दूसरा गलत, परंतु दूसरा पहले का नहीं जी, ये तो नहीं आएगा। एक सही दूसरा गलत नहीं जी, ए और बी दोनों गलत नहीं, तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या जाता है, सही जाता है, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों सही है और दूसरा पहले का वर्णन एकदम राइट कर रहा है, हाँ उसी के उदाहरण है ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने। नोट करो ये फटाफट से, वीडियो पॉज करो, नोट करो फटाफट से। कर लिया आप सभी ने नोट, वीडियो को लाइक किया या नहीं किया, बता दो भाई, बताओ फटाफट। वीडियो को लाइक कर दिया क्या तुमने, किया या नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया या ऐसे ही देख के बस चले जाओगे, नहीं वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, अपने आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, कर दिया। चलिए निम्न कथनों को पढ़ें और सही का विकल्प का चयन करना है आपने। सही कथन बताइए इसमें से कौन सा होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जी, वेट अभी चेक कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
चलिए कोई ना, एक वीडियो और आएगी इसी चैप्टर के ऊपर, अपने उसको और अच्छे से, और कॉन्सेप्ट्स होंगे इस चैप्टर के, जैसे कि ड्रग्स वाला रह गया है, आपके कैंसर से क्वेश्चन रह चुके हैं और आपके एड्स से क्वेश्चन रह चुके हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए बाय। और अपने क्या करना है, आपने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, उसके नोट्स तैयार कर लिए होंगे होपफुली आपने, और उसके बाद में इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। लगातार इनको प्रैक्टिस करते जाओगे लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हो जाएंगे कि हाँ जी इसका आंसर यही है। और क्या करें, आपको अगर हमारा बैच ज्वाइन करना है, हमारा बैच भी चल रहा है जेट और सीयूटी का, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन, डेमो लगा के देखिए। एंड उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, हमारे सुपरवाइजर का बैच भी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट के ऊपर मिल जाएगा। आप जेट सीयूटी का बैच ज्वाइन करिए, उसके साथ आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलिए अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी तरह से जोरों शोरों से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने। चलिए।